अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे फंडामेंटल्स के 7 सबक पूरे हो गए और उन 7 असबाक में हमने आपको कंपनी को किस तरह से देखना, कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितने अखराजात हैं, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कंपनी ने कितने अखराजात किए हैं, कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना जो है टैक्स दिया है और उसके बाद नेट इनकम कितनी है। तो ये हमने आपको इनकम स्टेटमेंट से या P&L से बताने की कोशिश की है। दूसरे हमने आपको बिजनेस प्राइस टू अर्निंग्स जो है, दूसरे हमने आपको प्राइस टू अर्निंग्स बताया है। ऐसे ही मार्केट कैप समझाया है और बुक वैल्यू भी समझाई है। EV टू EBITDA भी जो है हमने आपस में इसको समझने की कोशिश की है। अब इससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। आज मैंने आपके सामने 2 विंडोज़ खोल रखी हैं, एक टाटा कंज्यूमर की है और एक गोदरेज कंज्यूमर की है। थोड़ा इन दोनों में हम इनका बिजनेस भी देखेंगे। दोनों कंज्यूमर बिजनेस हैं। कंज्यूमर बिजनेस होने का मतलब यह है कि दोनों ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो रोज़ाना आदमी की ज़रूरत की हैं। तो आपने स्क्रीनर खोल लिया। खोलने के बाद अगर आप ये देखना चाहें कि भाई कंपनी क्या करती है, तो आपने यहाँ से ये देखो, अबाउट Godrej Consumer Products is engaged in fast moving consumer goods, manufacturing and marketing, household and personal care। क्या क्या चीज़ें ये बनाते हैं? गुड नाइट बनाते हैं, डार्लिंग बनाते हैं, हिट का जो कीड़ों को मारने वाला है, सिंथॉल है, एक्सपर्ट है, मीटू है, सटेला है। कहाँ कहाँ बिजनेस करते हैं, कितना बिजनेस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। टाटा कंज्यूमर को आपने देखा और ये टाटा कंज्यूमर है, यहाँ जाकर आपने इसको देखा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप विद प्रेजेंस द फूड बेवरेजेस। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। टाटा कंज्यूमर खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा बनाता है और गोदरेज कंज्यूमर जो है वो खाने के अलावा लगाने की और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बनाता है। अब आपने दोनों को साथ साथ लगा लिया है। गोदरेज जो है वो 1,17,551 करोड़ की कंपनी है। टाटा कंज्यूमर जो है वो 1,12,560 करोड़ की कंपनी है। एक का प्राइस 1138 रुपये है, दूसरे का प्राइस भी तकरीबन उसी के आसपास है, 1150 रुपये। गोदरेज का PE 62 है और टाटा कंज्यूमर का PE जो है वो 85 है, 85। टाटा कंज्यूमर का ROCE जो है वो 9.16 है और गोदरेज का 19% है। ROCE गोदरेज का ज़्यादा है। इंडस्ट्री PE जो है टाटा कंज्यूमर का 23 है और गोदरेज का 52 है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। ये मैं एक रिवीजन के तौर पर आपको कर रहा हूँ। अब हम आगे आएंगे और आगे आकर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा देख लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा कि मार्च 2025 में सेल कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 3,000 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, अदर इनकम्स क्या है और इंटरेस्ट इनकम क्या है। ये यहाँ रुक कर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। जब आप कोई हलाल कंपनी देखते हैं, जब आप कोई हलाल बिज़नेस देखते हैं, तो उस बिज़नेस में आपको ये बताया गया है कि उसमें इंटरेस्ट की इनकम अगर कंपनी को हो रही है तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,000 है, 3,000 करोड़, और उसमें से इंटरेस्ट की इनकम है 361 करोड़। तो कितना हो गया? मोर देन 10% हो गया। तो मोर देन 10% होने का मतलब यह है कि
इस कंपनी की इंटरेस्ट इनकम जो है वो परमिजिबल लेवल से ज़्यादा है। टाटा कंज्यूमर में भी सेम चीज़ हम देखेंगे। टाटा कंज्यूमर मार्च 2025 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2480 करोड़। 2480 करोड़ के मुकाबले में इनको इंटरेस्ट की जो इनकम आई है वो है 290 करोड़। तो 290 करोड़ होने का मतलब यह है कि 240 करोड़ होती तो वो 10% होती, 290 करोड़ है वो 10% से भी ज़्यादा है। यानी इन्होंने अपना बचा हुआ पैसा, इन्होंने अपना बचा हुआ इंटरेस्ट की इनकम कब आएगी? इंटरेस्ट की इनकम जब आएगी जब हमारे पास पैसा, बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें जो हमको कैश फ्लो आ रहा है वो कैश फ्लो हमारे पास बच गया है और उस कैश फ्लो को हमने, उस बचे हुए पैसे को हमने इंटरेस्ट पे रखा हुआ है। तो इसका इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी 10% से ज़्यादा है। गोदरेज कंज्यूमर का इंटरेस्ट इनकम भी 10% से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंपनियां हलाल बिजनेस कर रही हैं। टाटा कंज्यूमर का बिजनेस भी बिजनेस हलाल है, गोदरेज कंज्यूमर का भी बिजनेस हलाल है, यानी बेसिक बिजनेस। लेकिन बेसिक बिजनेस हलाल होने के साथ इनको जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है वो 10% से भी ज़्यादा है। तो इन 10% होने की वजह से ये शरिया कंप्लायंट होने से निकल जाते हैं। कर्जा देख लीजिए आप कि इनके ऊपर कर्जा कितना है। कर्जा देखने के लिए पीयर्स में आओ और पीयर्स में आकर हमने जो है यहाँ लगा रखा है डेट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर का डेट टू इक्विटी रेशो कंप्लीटली 33% है, जो हमारा क्राइटेरिया है कि 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33% जो है वो लेवल है। तो 33% से अगर इनका कर्जा 34% हो गया, 35% हो गया, किसी वजह से 40% हो गया, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है जिसके एतबार से ये नॉन शरिया कंप्लायंट हो जाएंगे। ऐसे ही आप टाटा कंज्यूमर को देखिए, टाटा पीयर्स में जाकर टाटा कंज्यूमर इनका डेट टू इक्विटी रेशो कितना है? वो 33% से कम है, 0.12, यानी तकरीबन 10% है। और हमने इजाज़त दे रखी है, जो उसूल है उस उसूल के हिसाब से इजाज़त दे रखी है इस बात की कि वो 33% टोटल इक्विटी के तो 33% से ज़्यादा हो सकता है। तो इस एतबार से टाटा कंज्यूमर इस रेशो में पास है और गोदरेज कंज्यूमर भी इस रेशो में पास है। लेकिन जब इंटरेस्ट इनकम आपने देखी दोनों की, तो इंटरेस्ट इनकम में दोनों फेल हैं। दोनों की इंटरेस्ट इनकम 10% से ज़्यादा है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि बेसिक बिजनेस देखने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। और कहाँ देख सकते हैं बेसिक बिजनेस? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का ये देखो, ये इसकी वेबसाइट है godrejcp.com। आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे आप गए और आपने जो है नो अस, हमें देखो हम कौन हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या बनाती है। ब्रांड्स, तो ब्रांड में चले जाएं, ये देखो कंपनी क्या बनाती है। ये सारे कंपनी के ब्रांड हैं, गोदरेज, ये सारी चीज़ें आप लाइन से देखते जाओगे और इनके प्रोडक्ट आते जाएंगे। तो प्रोडक्ट आप देखोगे तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर जायज़ हैं। टाटा कंज्यूमर का बिज़नेस भी आप वहीं देख सकते हो, और उससे ज़्यादा ऑथेंटिकली देखना है तो टाटा कंज्यूमर की वेबसाइट पे चले जाओ। आवर ऑफरिंग्स जो है उसमें आपको उनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है और आप जो है उसको अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ है जो आपने पढ़ी थी कि किसी भी कंपनी का इलिक्विड रेशो, इलिक्विड जो है रेशो, वो जो है वो 20% से कम होना चाहिए। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का इलिक्विड जो
यानी ऐसा माफ़ कीजिए, लिक्विड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का लिक्विड एसेट 20% से ज़्यादा होना चाहिए। टाटा कंज्यूमर का इलिक्विड एसेट जो है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 20% से ज़्यादा होना अगर वो आप देखना चाहते हो तो उसका तरीका जो है वो बैलेंस शीट से जाकर देख सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमने आपको दिखा दी, बिजनेस दिखा दिया, कंपनी ने कर्जा कितना ले रखा है वो आप खुद भी देख सकते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे ही कंपनी का इंटरेस्ट इनकम कितना है वो मैंने आपको दिखा दिया। चौथी चीज़, कंपनी के इलिक्विड एसेट कितने हैं, तो उसके लिए कोई रेशो नहीं बनता, अगर कुछ बनता होगा तो मैं ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट खोलिए, बैलेंस शीट खोल करके इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स इन दोनों को ऐड करो, फिर बोरोइंग्स को माइनस करो, तो कितना फिगर बचा, 20,000 करोड़ रुपए। ये हो गए 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए जो है वो इनकी वैल्यू है और इनकी इक्विटी है, इक्विटी और एसेट है। अब माइनस करेंगे इसमें से 2393 को माइनस 2393, तो ये हो गए 17,608 करोड़। 2 को ऐड किया, 1 को माइनस किया, कितने रह गए, 17,608 करोड़। अब नीचे आ जाइए, लायबिलिटीज़ के बाद क्या है, 2 चीज़ें देखेंगे, एक देखेंगे फिक्स एसेट और एक देखेंगे जो है CWIP। ये फिक्स एसेट और CWIP जब आपने देख लिया तो ऊपर जो आपने फिगर देखी थी 17,608 करोड़, ये कंपनी की एसेट थी। अब मैंने क्या देखा, 21,477 प्लस 218, तो ये हो गया 21,695 करोड़ रुपए। तो कंपनी की जितनी एसेट है वो सारी की सारी एसेट जो है उसी तकरीबन उसी के बराबर जो है उनके पास इलिक्विड एसेट है। और हम देखेंगे कोई टेक कंपनी, चलिए बैलेंस शीट में आ जाइए। मैं ये फ़र्क इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि आप देख पाएँ कि भाई लिक्विड और इलिक्विड एसेट कितना है। चलिए, इक्विटी कैपिटल KPIT की 272 प्लस रिजर्व्स 2640, ये हो गए 2,2912। बोरोविंग को हमने माइनस किया 345, तो ये रह गया 2567 करोड़। ठीक है, 2567 करोड़। फिक्स एसेट कितना है कंपनी के पास, 2567 करोड़ में से आपने माइनस किया 1972, तो 80% जो है इनके पास फिक्स एसेट है। 80% इनका जो एसेट है वो इलिक्विड है। चलिए और कोई कंपनी देख लेते हैं, इन्फोसिस देख लेते हैं, इन्फी। बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आपने क्या देखा, ये देखो इक्विटी कैपिटल 2073 प्लस 93745 प्लस 93745, ये हो गया 95818। ये दोनों मिला के नंबर 1 और नंबर 2 मिला के हो गए 95818। माइनस करेंगे 8,227 का कर्जा है, 8,227 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी की जो एसेट है, कंपनी की जो इक्विटी है वो रह गई हमारे पास 87,591 करोड़। 87,591 करोड़ हमारे पास इक्विटी रह गई। अब हमारे पास देखो इलिक्विड एसेट कितने हैं, तो 87, आप 90 गिन लो इसको। अब हमने क्या गिना, 30,000, तो 90 का 30,000 कितना हो गया, 33%। और उसमें CWIP जो 840 है, 814 है, वो भी आप गिन लो, 30,961 प्लस 814, 31,775 करोड़ रुपए
इनका फिक्स एसेट है, यानी इलिक्विड एसेट है, जो 87,000 करोड़ के मुकाबले में तकरीबन 40% है। आ गई बात समझ में? तो ये चौथी चीज़ हमने आपको समझा दी कि शरिया कंप्लायंट देखने के लिए क्या देखना है आपको। इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स को जोड़ो, बोरोइंग्स को घटा दो, जो फिगर आए उसको एक तरफ लिखो, फिर उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ में आकर फिक्स एसेट को लिखो, CWIP को लिखो, और इनको जोड़कर और देख लो कि ये CWIP और फिक्स एसेट जो है वो 20% से कम तो नहीं है। हो गया। पांचवी चीज़ क्या थी? पांचवी चीज़ ये थी कि कंपनी के कुछ हराम बिजनेस तो नहीं है। जैसे होटल का बिजनेस होता है, होटल के बिजनेस में बड़ी जो होटलें हैं वो शराब भी सर्व करती हैं, और शराब सर्व करने की वजह से उनकी इनकम में कुछ हराम इनकम भी आती है। तो वो आप बेसिक जो बिज़नेस है, उस बेसिक बिज़नेस में जाकर जब आप देखेंगे तो उस बेसिक बिज़नेस में आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी क्या क्या बेचती है। हम क्या करेंगे वो आपको बता दूं कि हम ऐसी कंपनी भी नहीं लेंगे कि जिसका 10, यानी ये करना चाहिए, ताकि हमें ये इसकी नौबत ही ना आए कि हम ये देखें ऐसे दो सेक्टर है, एक तो होटल सेक्टर है और एक शुगर सेक्टर है। ये आप समझ लीजिए, शुगर सेक्टर की हम कोई कंपनी लेते हैं, तो शुगर सेक्टर में एक तो शक्कर बनती है, और उसी शुगर सेक्टर में जो बच जाता है, जो उसका रॉ मटेरियल बच जाता है, उस रॉ मटेरियल से शराब बनती है, उससे अल्कोहल बनता है। तो वो थोड़ा बहुत उसका हिस्सा होता है, हो सकता है 5% हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो, तो वो 33% से कम ही होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शराब की इनकम की आमेजिश है। और होटल के बिजनेस में भी चूँकि शराब सर्व की जाती है वहाँ पर, अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी होटल की इनकम नहीं हो सकती कि इतनी सारी शराब सर्व की जाए कि जो होटल के टोटल बिजनेस का 33% हो जाए, नहीं होगा आमतौर पर। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि 33% न भी हो तो इन दो सेक्टर को हम अवॉइड करें, ऐसा मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। अगर 33% से कम है तो वो शरिया कंप्लायंट के दायरे में तो आ जाएगा, लेकिन बेहतर है कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारी सूदी इनकम 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही हो सकता है कि ये बिज़नेस 10% को, लेकिन उससे आने वाली इनकम जो है वो 5% से ज़्यादा हो जाए। इसलिए दो सेक्टर हम उनको छोड़ने का मशवरा देते हैं आपको, एक होटल बिजनेस का और एक शक्कर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको। तो ये चंद चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल्स का भी सबक है, और जो चीज़ें हमने शरिया कंप्लायंट के ताल्लुक़ से जो है आपको समझानी चाहिए थी वो भी इसमें जोड़ दी गई हैं। अगला सेशन जो है हम कैश फ्लो से मुताल्लिक करेंगे, और फिर फंडामेंटल्स को पूरा समझो, बेसिक फंडामेंटल्स पूरे समझो। उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह अपना अगला सबक जो है टेक्निकल्स का शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ, कुछ वैल्यू दे पाया हूँ आपको। आप इन चीज़ों को देखो, समझो, और जैसे मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें दिखाई हैं और बैलेंस शीट खोलकर और कंपनी की वेबसाइट खोलकर दिखाने की कोशिश की है, इस तरह आप अलग अलग सेक्टर की अलग दो कंपनियों का पैर बनाओ और उन कंपनियों को देखने की कोशिश करो, और उनका बेसिक बिजनेस देखो, उनके कर्जे देखो, उनकी सूदी इनकम देखो, उनके इलिक्विड एसेट देखो, और उनकी जो गैर शरई इनकम हो सकती है, ऐसे बिजनेस है उसको ट्रैक करो, और फिर ख़ुद भी समझने की कोशिश करो। सिर्फ ऐप पर इसलिए डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ ऐप्स पर इसलिए डिपेंड नहीं होना है। मसलन किसी कंपनी का 11 तारीख को 12 तारीख को अब रिज़ल्ट का सीज़न शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो स्क्रीनर पर आप वो रिज़ल्ट देख सकोगे, कंपनी की वेबसाइट पर भी आप वो रिज़ल्ट देख सकोगे, लेकिन वो अनऑडिटेड रिज़ल्ट है। और ऐप वाले ये कहते हैं या ये चाहते हैं, या जो शरिया
सर्विस देने वाली जो कंपनीज़ हैं वो ये करती हैं आम तौर पर कि जब उनके पास ऑडिटेड रिज़ल्ट पहुंचेगा उसके बाद वो देखेंगे कि इस कंपनी में कोई चेंजेस तो नहीं आए जिसकी वजह से ये कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंट बन गई है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए आप अपने तौर पर अनऑडिटेड जो है रिज़ल्ट्स को देख करके और अपना नतीजा अख़ज़ कर सकते हो। उसको देखो और अपने तौर पर भी उन चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे लिए, उम्मीद है आपको मैं कुछ वैल्यू दे पाया। आप इसको खूब अच्छी तरह देखो, इसको शेयर करो, और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे लिए कुछ कमेंट्स लिखो। आपकी कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप लिखो, हम इंशाल्लाह अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे या कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी ऐड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।